इसकी शुरुआत हो जाए। आज हम मुद्दे पर आए, बातचीत करें, क्योंकि जनता का ही मुद्दा है, जो खास तौर से उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं इस मुद्दे से खास तौर से वाकिफ होंगे, क्योंकि पलायन का मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा एक भयावह मुद्दा है। और ऐसे में आपको बताएं, ना केवल ये आज के वक्त में लोनी से, अमरोहा से, बल्कि अगर राज्य के अलग अलग इलाकों की हम बात कर ले तो वहां से इस तरह की खबरें बहुत सामने आई। संभल में आपने देखा कि किस तरह से जो है डेमोग्राफी चेंज हुई, हिंदुओं का पलायन हुआ और उसके बाद एक दूसरे समुदाय, विशेष समुदाय की जनसंख्या वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ आगरा से भी ऐसी ही खबर थी और इसके अलावा अलीगढ़, आजमगढ़, ऐसे कई जगह है जहां से इस तरह से हिंदुओं ने पलायन किया। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह मानी जाती है कि पलायन इस मुद्दे पर नहीं होता कि हमें रोजगार करने दूसरे राज्य जाना है या दूसरे इलाके में जाना है या फिर हमें वहां पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि पलायन इस वजह से होता है क्योंकि एक डर होता है हिंदुओं में, उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है। और ऐसी ही खबर अमरोहा से सामने आई है जहां पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं आई सामने, जिसके बाद वहां पर परिवार वालों ने एक बोर्ड लगा दिया कि यहां से पलायन होगा, ये घर, ये मकान बिकाऊ है। अब आप समझिए इस बात को, एक शख्स, एक परिवार जो अपना घर बनाने में शायद अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन एक वक्त के बाद में उसे ये यहाँ पर बोर्ड लगाने की आवश्यकता पड़ जाए कि ये मकान बिकाऊ है, हम यहाँ से जा रहे हैं। और ऐसे पलायन के कितने मुद्दे आए, ये उनके लिए कितना एक निंदनीय, दर्दनाक, इस तरह से कहे कि एक दुखदाई ये बात है उनके लिए कि अपने घर को बनाने में जिंदगी लगाई, लेकिन आज इसी घर को हमें छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ रहा है जहां अपने घर बनाने में वापस से हमें तमाम मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उससे पहले हमारे साथ जुड़ी है यहाँ की जनता, और जनता जो सब कुछ जानती है, जनता जनार्दन है और जनता ही यहाँ बताएगी इस पलायन के मुद्दे को लेकर के कि क्या कुछ होना चाहिए, कहाँ क्या कोई सरकार का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, या इस तरह से जो एक विशेष समुदाय को आगे बढ़ाया जाता है और इस तरह से उनके तरफ से धमकी दी जाती है, इसको क्या कुछ करना चाहिए। और सेकुलरिज्म का जो पाठ दूसरी पार्टियां पढ़ाती हैं उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। तो चलिए जनता के बीच हम जाते हैं। पलायन का मुद्दा आप लोग कैसे देखते हैं? पलायन का मुद्दा तो मैम ये है कि जो जिनको धमकाया जा रहा है तो सबसे पहले वो अपने FIR करें पुलिस में जाके कि हमको धमकाया गया, तब ये पता चलेगा कि हमको धमकाया है, किसने धमकाया है। ये खामोखा में अपने दिल में बैठा ली बात कि मुझे धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कोई ऐसी वीडियो कहीं पर आई है जी? अच्छा, एक तरह से ये डर का माहौल जो है वो खुद ब खुद वो बना लेते हैं, आप क्या मानते हैं? इसमें प्रशासन को देखा जाए, इसमें दिया जाएगा तभी तो कुछ बात बनेंगे। हाँ, प्रशासन को यहाँ पर देखना चाहिए, प्रशासन की थोड़ी कमी है। योगी जी की गवर्नमेंट में अगर पलायन होगा, बीजेपी की गवर्नमेंट, और फिर भी हिंदुओं के साथ ऐसा अगर होगा तो गलत चीज है, ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से कोई कुछ सुनाना चाहेगा? कोई कुछ सुनाना चाहेगा? कोई शायरी सुनाइए। करोगी मोहब्बत ये घर भी छोड़ना होगा, हमारे साथ तुमको शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएंगे घर वालों से रिश्ते, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ते। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले, अपने घर को लौट जाओगी, मुझे ठुकरा के अपने शहर को लौट जाओगी। मुझ पर आएगा तुझे बहकाने का इल्ज़ाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्ज़ाम। फिर तू अपने बयान से पलट जाएगी, मेरी ज़िंदगी जेल में सड़ जाएगी। ज़िंदगी खड़े जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। यानी प्यार की शुरुआत और उसका अंजाम क्या होगा ये आपने बता दिया। यहाँ पर पलायन के मुद्दे को क्या देखते हैं, और कुछ गा के सुना दीजिए। मैं कुछ नहीं बोलने पाता हूँ सर जी, मैं बता रही यही है, मतलब हिंदू से अत्याचार हो रहा है, ये बहुत बुरा बाल है, ठीक है। इसलिए मेरे को मोदी जी थोड़ा सा मदद करिए, योगी जी से मदद करिए, सबको बचाइए। और इसी के साथ आपने इस खास मुद्दे की हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुन्ना हबीब जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत हो जाए। हमारे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता है हाजिर आजिम जी जुड़ चुके हैं, और वही हमारे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का ही हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले आपके पास मुन्ना हबीब जी आते हुए, ये पलायन आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में इतना डरावना इस तरह की एक तस्वीर क्यों पेश कर रहा है? बार बार हम देख रहे हैं, संभल हो या फिर आगरा की हम बात कर ले, आजमगढ़ की हम बात कर ले, ऐसे ही तमाम खबरें सामने आई, और अब तो खबर है अमरोहा से भी और लोनी से भी।
नहीं, पलायन का जो मुद्दा है तो मैं समझता हूँ सरकार का फेलियर है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। ये राज्य नीति का मैं विफलता कहूँगा इसको, कि राज्य में जो मुख्यमंत्री है वो विफल है। कार्रवाई के साथ अगर उचित कार्रवाई होती तो मैं समझता हूँ ये पलायन का मुद्दा नहीं होता। आज पलायन का मुद्दा इसलिए गहरा रहा बार बार कि जिस जगह कोई डीएम हो, डीसीपी हो, एसपी हो, उसे खुली छूट मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। आज स्वाभाविक है जो हमारा गंगा जमनी तहजीब है उसको कुचला जा रहा, जो संविधान है उसको ताक पर रखा गया। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है कि ये निर्णय लेने का काम आपका नहीं है। आप इस तरीके से निर्णय ले रहे हो, राज्य का सौहार्द बिगड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे कि आखिर ये पलायन का मुद्दा दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है, आखिर क्या हम जवाब लेंगे। लेकिन ये मुद्दा आज का तो नहीं है ना मुन्ना जी, ये मुद्दा तो हम देख रहे हैं काफी लंबे समय से चला रहा है। संभल का मुद्दा आज का नहीं है, इससे पहले भी हमने कई ऐसे मुद्दे देखे हैं जिसमें पलायन जबरदस्त हुए हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था जब वो मुख्यमंत्री बने कि मैं सारे हिंदुओं को जो है जो पलायन कर चुके हैं वो भी डर से उनको मैं वापस लेकर के आऊंगा। तो पहले भी क्यों रहा? मैं इसलिए ये सवाल क्योंकि उस समय में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं ये कह रहा हूँ 12 साल से देश में हिंदुओं की सरकार है। हिंदू महामानव कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब हिंदुओं को डरने की क्या जरूरत है? इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्वास में हिंदू नहीं है, और बहुत बड़ी कमी है ये कि आपका देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का 90% विधायक हिंदू, फिर ये हिंदुओं पे खतरा क्यों मंडरा रहा है? ये जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। चलिए इसका आलोक जी जवाब दीजिए, क्या ये प्रशासन, ये पुलिस, इन सब का फेलियर नहीं है कि लोगों को अपना घर छोड़ के और बोर्ड लगाने की आवश्यकता पड़ रही है कि ये मकान बिकाऊ है? आप सोचिए ये कितना मतलब भयावह तस्वीर है। देखिए किरण जी, मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं की सरकार है। ये गलत बयानी है। ये भारतवर्ष के सभी नागरिक के द्वारा दिया गया वोट के कारण हम यहाँ सत्ता में बैठे हैं, और जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं किसी भी जन कल्याणकारी योजना से हमने इन लोगों को वंचित नहीं रखा है। जितनी भी हैं जन कल्याणकारी योजनाएं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पब्लिक अब काफ़ी होशियार है, वो सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए लेकर आई है, और उसको लगातार उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इसके बावजूद जब भी देश में कोई आंकड़ा आता है तो अगर 10 आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उसमें से 9 मुस्लिम समुदाय के ही क्यों होते हैं? दूसरी बात कि जब कभी भी कोई भी, आज आप देखिए आज के अखबारों की सुर्ख में है कि वो जैमर लगा के गाड़ी चोरी करते थे नोएडा में, उसमें 6 आदमी पकड़े गए हैं, 6 के 6 मुस्लिम समुदाय के हैं। कभी भी कोई ऐसी गतिविधि होती है तो उसमें यही लोग पकड़े जाते हैं, और जहां इनकी बाहर से जो फंडिंग आ रही है उसके ये जाके 2 रुपए की जमीन को 200 में खरीदते हैं, और वहां पर जब ये बसने का काम करते हैं तो दूसरे लोगों को डरा धमकाकर वहां से पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अमरोहा में है, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में है जहां इन्होंने, और आज इसी के कारण आसाम के मुख्यमंत्री शर्मा ने वहां पर इस तरीके का प्रावधान लाए हैं कि अगर कोई जमीन खरीदता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा, ये बताना होगा कि वो कौन है, कहां से है और कितने में खरीद रहा है और कितनी फंडिंग है। हमें लगता है ये एक ऐसा कदम है जिसके बाद ये पलायन का मुद्दा बहुत लगभग कंट्रोल में आ गया। ये कदम क्या हर जगह उठना चाहिए? आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इसी के साथ ये भी बताइएगा आखिरकार इतना डर का माहौल जो है वो क्यों है लोगों के बीच में? मतलब डराना, धमकाना, कहराना हम नहीं भूल सकते, जिसका जिक्र मैं कर भी रही थी मुन्ना जी से कि कहराना मतलब ये समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार थी। हाँ किरण जी, देखिए आपके सवाल को जवाब देते हुए पहले मैं एक जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि 10 में से 9 मुस्लिम समुदाय के होते हैं, तो 10वें का नाम नहीं बताया इन्होंने कि वो किस समुदाय से। भाई मैं पूछना चाहता हूँ उसको आपने एक बंदे को क्यों छोड़ दिया? यानी कि 10 में से 9 तो मुस्लिम है, एक किस समुदाय का वो नहीं बता पाए। और रही बात ये पलायन की बात ये कर रहे थे, भाई आपके बस की अगर सरकार चलानी नहीं है
तो आप हम लोगों को सरकार बनाने दीजिए। और देखिए, जो भी पलायन की बात है, हम किसी भाई को अपने पलायन नहीं करने देंगे। हम अपने भाइयों को जो चले गए हैं उस राज्य से, उनको वापसी बुलाएंगे और कहेंगे कि आपको क्या परेशानी है। वो कहेंगे कि रोजगार की परेशानी, रोजगार हम देंगे। किसको बुलाया अब तक आपने? हमें सरकार में किसी से बातचीत की? हाँ, देखिए, हम लोग सबके टच में। और रही बात ये कि अभी आपने अमरोहा, सरकार बनने के बाद क्यों हमेशा करना? सरकार बनने से पहले भी तो नहीं, बात पूरी होगी, मैं आ रही हूँ, बात पूरी होगी। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, बोलिए। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हम सत्ता इनको सौंप दें, ये बात इनको जनता से कहनी चाहिए। जनता ने हमें सौंपा है, ये कोई जमींदारी नहीं है भाजपा की कि हम आपको सत्ता सौंप दे। और बिहार में कहावत है, मुंह न धोए वो ओझा कहलाए। पीस पार्टी को दे दीजिए। अरे पीस पार्टी, दंगा पार्टी, उल्मी पार्टी, जुल्मी पार्टी, इसका वजूद क्या है कि इनको सत्ता सौंप दे? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि पीस पार्टी का वजूद क्या है, तो मैं इनको बता दूं कि 2018 के अंदर गोरखपुर के अंदर लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। योगी जी की सीट खाली हुई थी, पीस पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा और वहां लोकसभा की सीट जीत के दिखाई। अब इनसे पूछिए, गोरखपुर की सीट जब पीस पार्टी जीत सकती है, तो बाकी तो देश के अंदर आप लोग जानते हैं कि पीस पार्टी का। और मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना, सिर्फ सरकार में आने पे ये पलायन करने वाले लोगों को वापस लाने की बात क्यों हो? इससे पहले क्यों नहीं? हाँ, सुन भाई, भाजपा मेरी आवाज को नहीं दबा सकती। जब भी बोलने का नंबर आता तो ये आ जाते हैं। भाई आप हमें लोकसभा के अंदर भी नहीं बोलने देते, भाई आप हमें जनता के बीच में नहीं बोलने देते, तो भाई पीस पार्टी आखिर जाए तो जाए कहाँ, ये बता दीजिए आप। ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि पीस पार्टी हम कर देंगे, हम ले आएंगे, हमको सत्ता दे दीजिए। जनता ले जो जाएगी हमें। जो हमें अभी जनता आपने लेके कहा आएगी। इनको कहिए जनता सत्ता लेके सौंप, आएगी। नहीं, जनता यहाँ खड़ी है, आपने कहा इनको कहिए हमको सत्ता सौंप दे। और दूसरी बात, पोखर में पोठिया मछली भी होता है, तो पोठिया मछली को तो वैसे ही रेहू खा जाता है, भकुरा खा जाता है। तो आपसे क्या होने वाला है जो आप इतना चिल्ला रहे हैं? एक सीट जीत लिए, 543 में एक सीट जीत के ये सरकार बनाने चले। इसका आप जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, ये देखिए, अहंकार बोल रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जब इनकी पार्टी शुरू में बनी थी तो 2 लेकर आई थी भाई ये, और आज हमसे कह रहे हैं। और रही बात आपकी पलायन वाली, जो आपका मेन टॉपिक है, भी देखिए, अमरोहा के अंदर वहां पर क्या हुआ, एक खोखा लगा हुआ था, खोखे का विरोध करते हुए वहां पर परिवार आए और कैनल के भी यहाँ पे जो मंच चले हैं वो छेड़खानी करते हैं। हमने प्रशासन में भी गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा, ऐसा उन पीड़ित वर्ग वालों का। लेकिन यहीं से गाजियाबाद के एक विधायक वहां पहुंच जाते हैं और वहां कहते हैं कि भी आपको हम इंसाफ दिलाएंगे। अरे भाई, योगी जी हैं, प्रशासन है, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आप लोनी संभाल लीजिए। और रही बात ये, अभी लोनी से भी तो यही मैटर आया ना। हाँ, तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जब लोनी के अंदर पलायन कर रहे हैं और वहीं के विधायक अमरोहा में जाकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं पलायन को, भाई आप अपने लोनी जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वहां तो रोकिए। और रही बात, आपने आगरा का भी जिक्र करा, भाई वहां 40 परिवार रहते हैं आगरा के अंदर, कमला नगर। तो वहां पे क्या हुआ, सिर्फ एक बंदा जो वहां गुंडा था, सारी चीज थी, तो वो जाके बार बार उन 40 परिवार को जाके धमकी दे देता। तो मैंने उनसे कहा, पीड़ित परिवार वालों से, कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पीस पार्टी आपके साथ खड़ी है। मैंने अपने ब्रज प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जहांगीर अलवी साहब को बाकायदा फोन करके कहा कि मेरे हिंदू भाई वहां पर डर रहे हैं, तो आप जाके उनको सांत्वना दीजिए, आप उनके साथ खड़े थे। हाँ बिल्कुल, आज उनका डेलीगेशन जा रहा है। जा रहा है, अच्छा आज जा रहा है। यहाँ पर आगरा में हुआ कब का और आज जा रहा है आपका डेलीगेशन? अमरोहा लोनी चला जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, चलिए इसमें जवाब लेंगे। एक फैक्ट जो बार बार एक सरकार दूसरी सरकार या एक पार्टी दूसरी पार्टी पे सिर्फ ये आरोप लगाना कि पलायन जो है इनकी पार्टी में हुआ, इनके जो सरकार है, इनकी जो प्रशासन है वो नहीं रोक पा रहे हैं या वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे। तो एक फैक्ट यहाँ रखना चाहेंगे, कश्मीरी पंडितों का 1990 का, वहां से उन्होंने तब पलायन किया था। तब किसकी सरकार थी? मुन्ना हबीब जी जवाब दीजिएगा। इसके बाद कैराना और कंधाला, ये कहा कि कब की सरकार थी? 2014 से लेकर के 2016 के बीच में। हालिया घटनाएं आपके लिए आलोक वत्स जी, संभल है, आगरा है, आजमगढ़ है और अब उसके बाद जो है वो बांग्लादेश है यहाँ पर। तो अब ऐसे में बताइए, ना केवल अपने देश में बल्कि आप तो पड़ोसी देशों से भी भगाए जा रहे हैं हिंदू सारे। देखिए, देश के जनता को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुमराह करने की कोशिश हो रही है। 2013 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा कि जो कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ है, जो कश्मीरी मुसलमानों के द्वारा अत्याचार के बाद जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ है, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम करेंगे। 12 साल से लगातार बसाने की बात अलग होती है, लेकिन
पलायन हुआ क्यों, और उसी वक्त में वो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उनको क्यों नहीं रोका गया, जिसके जिक्र आप कर रहे थे कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे। ये बहुत बड़ा फेलियर है। तो ये फेलियर उस वक्त में फिर आप लोगों का भी था। पहले आप बताइए, आप पक्ष हैं निष्पक्ष हैं? मैं निष्पक्ष हूँ। तो हमारी बात रखने मैं सवाल तो बोलूंगी ना भाई, सवाल तो बोलूंगी ना। मैंने 1990 का फैक्ट रखा, मैंने संभल का भी रखा। मैं 1990 पे जवाब दे रहा हूँ आपको। दीजिए ना, वही तो सवाल है कि उन्होंने बुलाने का काम किया, वो आए क्यों नहीं? जब पलायन आपके वक्त में हुआ तब रोका क्यों नहीं गया, तब उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, ये तो बताइए। मैं इसी पे तो आपको इसी पे आप बोलिए, आपके सवालों का डिफेंड कर रहा हूँ। 1990 में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उसके सहयोग से, बीजेपी के सहयोग से केंद्र में किसकी सरकार बनी थी? बीपी सिंह की सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? अगर वो पंडित हितैषी थे, अगर वो हिंदू हितैषी थे, अगर उनको लगा कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो समर्थन वापस लेना चाहिए। आपने उस टाइम तो मलाई खाई, और जब हिंदू की बात आई, हिंदू बसाने की बात आई, तब तो आप डुगडुगी बजाने लगे 2013 में कि हम जो हिंदुओं की सरकार बनेगी तो जितने भी कश्मीरी पंडित हम बसाने का काम करेंगे। 12 साल हो गए, आपने कितने पंडितों को बसाया? सारे कश्मीरी आज जंतर मंतर पे, श्रीनगर सर्किट हाउस पे, और मैं नजदीक बता दूं, चंडीराम अखाड़ा बस अड्डे पे, वहां पे सब बसे हुए और रोज धरने प्रदर्शन कर रहे कि सरकार हमारी रक्षा करो, हिंदुओं की सरकार हमारी रक्षा करो, हम पंडिती कश्मीर हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? जाइए उसका बैनर पढ़िए, तो शर्मानी चाहिए बीजेपी। चलिए आलोक जी बताइए। देखिए, आ रही हूँ सर आपके पास, इन्होंने सर आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट में आती हूँ आलोक जी आपके पास। हाँ, आप क्या आ रही हूँ हाँ। मैं जैसे ये बोल रहे हैं ना, जो प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, जैसे अभी बोल रहे हैं कि भाई वो है, तो प्रवक्ता जी बता दो भाई कैसे वो बच सकते हैं वहाँ जाके? जब मैं वहाँ रहा, मैं आर्मी में था, मेरे सामने वो भागे, किसी स्थिति में भागे, मुझे पता है, वहाँ मैं भी उधर था कश्मीर में। तो आप ही बता दो भाई, उसका कोई सोल्यूशन तो होगा। आप उसका समर्थन नहीं देते बीजेपी को, पूछ खींचते हो, जब वो 370 घटी वो मार काट हो जाएगी, वो कहा जाएगी, तो ऐसे कभी होगा ही नहीं। ऐसे जब एकता नहीं होगी तो कभी नहीं होगा। तो हिंदू को नहीं देगा तो किसको देगा फिर वो? इसीलिए हिंदू को नहीं। और क्या ये कारण क्या पड़ा इनका? अगर ऐसे ही उनको जैसे वो मार रहे, काट रहे, वो उठा ले, तो वो अपने आप ये भी छोड़ जाएंगे। मतलब एक विडंबना है कि विपक्ष का समर्थन नहीं होता है सरकार को। आप लोग कोई कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कोई कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ जी मैडम जैसे सर ने बोला ना, मैं और सर एक ही जगह कश्मीर में थे, जो है ठीक है ना, हम और सर एक ही जगह कश्मीर में ही जॉब करके आए हैं, आर्मी में थे जी। 30 साल हमारे, ये बिल्कुल ही चाहे जो भी बोलिए, सरकार के सपोर्ट से ही हिंदुओं को भगाया गया वहाँ। मुसलमानों को क्यों नहीं रोका गया? हमें कोई आदेश ही नहीं था कि हम लोग जाकर उनको, अगर आप जैसे जानती है ना, जैसे कहा जाता है कि अगर पुलिस चाह ले तो एक चप्पल भी चोरी ना हो, तो अगर फौज चाह ले तो साला क्या मजाल की कोई किसी को कुछ कर ले। लेकिन सरकार की छूट थी, इसलिए उनको भागना पड़ा। अदरवाइज सरकार ने कोई ऐसा ये नहीं किया कि उनको ना भगाया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मार करके उनको उनके घर के ही रेलिंग से। स्टेट गवर्नमेंट ने रोका था या फिर इसके केंद्र की तरफ से, सेंट्रल की तरफ से? केंद्र दोनों बिल्कुल मैडम, बिल्कुल ये दोनों सरकार की वजह से हुआ। अगर सरकार इतनी फौज थी वहाँ पे, क्यों नहीं लगाया उनको रोकने के लिए? नहीं लगाया गया, तो ये गलत सरकार की है, नहीं दिया जो भी सरकार की थी। मैम, गलती है। एक मूवी आई थी कुछ दिनों पहले, द कश्मीर फाइल्स, ठीक है, और उस मूवी के प्रमोशन के टाइम पे अनुपम खेर इंडिया टीवी के चैनल पे आए थे, ठीक है, तो वो रजत शर्मा सर के साथ में, तो मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा था। तो जो वहाँ पे कश्मीर की जो महिलाएं थी ना, आप विश्वास नहीं करोगे, उतनी बुरी तरह से रो रही थी, अपनी पीड़ वो बता रही थी कि हमारे साथ क्या 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 जुल्म खाए थे। हमारी बेटियों को घर घर से उठा करके लेके जा रहे थे, हमारी आंखों के सामने, और कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम हाथ जोड़ रहे थे, और जो पड़ोस के मुसलमान थे उनको बोल रहे थे कि हमकी रक्षा कर लो, वो भी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, आपके वक्त में जो आगरा है, अलीगढ़ है, 60 साल की बीमारी है, धारा 370 हट गई है, टाइम लगेगा लेकिन विस्थापित होगा, वो द्वारा पहुंचेंगे वहां पे, चिंता मत करो, आप ही के सामने पहुंचेंगे। हाजी नाजिम जी और मुन्ना जी, आपके लिए ये जवाब है कि वो लोग जाएंगे, 370 हट चुका है, वहां पर कश्मीरी पंडित भी जो है वो बसेंगे, टाइम लगेगा। अच्छा ये बताइए, आगरा वगैरह और इसके बाद लोनी से खबर है, अमरोहा से खबर है, जहाँ पर एक बोर्ड लगाने की जरूरत पड़ी है, ये मकान बिकाऊ है और हम यहाँ से जा रहे हैं। मैडम देखिए, यूपी के ही हैं?
हाँ यूपी। तो ऐसी मैडम स्थिति को तो आपने देखा होगा। यस सर। हाँ, क्या मैडम एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ खड़े सब लोग जानते हैं ये एक जो है ना प्रवृत्ति है, जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी वहाँ ये दूसरों को नहीं रहने देंगे, भगा देंगे। आप पहले भी देखे होंगे ना, जब मुगल शासक होते थे तो हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था। क्यों? तुम हमारे शासन में रह रहे हो इसलिए तुम्हें जजिया कर देना पड़ेगा। तो वही सिस्टम है अभी भी, जहाँ हम ज़्यादा हो गए वहाँ तुम्हें हमारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको यहाँ से जाना यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं चाहूंगी इसका जवाब ये जनता के बीच में से है कि जहां पर विशेष समुदाय के लोग यानी कि मुस्लिम लोग जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी डेमोग्राफी अगर चेंज हो जाती है तो वहां पर हिंदुओं को भगा दिया जाता है, वहां पर उनको रहने नहीं दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये जनता के बीच से है। हाँ देखिए, शायद मुझे लगता है कि मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान सुनना चाहिए, जिन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम क्षेत्र में रहता हूं और ईद त्योहार पे वहां से ईद की सेवई वगैरह सब आती है। ये मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और भाई मैं तो उनकी बात का बड़ा सम्मान करता हूं। और देखिए, मैं जिस जगह से आता हूं वहाँ मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं। हम डेली अपने हिंदू भाइयों से जाकर पूछते हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? वो कहते हैं भाई बड़े मजे में, हम तो जितने यहाँ पर खुश हैं कहीं नहीं है। ऐसे भी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए। जी हाँ, आ रही। वहाँ भी 2-3 जगह एरिया है ना, केरल, बंगाल, ये सब, ये सारा मालदा वगैरह में पूछ लीजिए, वहाँ पे तो नहीं जाइएगा आप। देखिए, अभी इन्होंने मुर्शिदाबाद की भी बात करी है, लेकिन पहले आपका जो टॉपिक है मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। देखिए, वहां मैंने 40 पीड़ित परिवार की बात करी और प्रशासन ने उस बंदे को, जिसने वहां धमकी दी आगरा के अंदर, उस बंदे को ऐसा मुझे पता चला कि उसको जेल के अंदर भी डाल दिया गया। लेकिन आखिर क्या वजह है उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सरकार होने के बाद भी मेरे हिंदू भाई पलायन करने की बात कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। और रही बात अब ये, जब आगे बंगाल की बात पे, तो देखिए ममता बनर्जी हम सबकी दीदी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, और सुन लीजिए सर, जब आपका सवाल है तो मैं कहना चाहता हूं भाई कोई भी पलायन ना करे। अगर वहां पर अगर मिनोरिटी है कोई भी, चाहे मुस्लिम समुदाय की हो या हमारे हिंदू भाइयों की हो, तो भाई उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी जो वहां की राज्य सरकार की है। और यहाँ पर अभी आपके यहाँ पर बांग्लादेश का भी अभी जिक्र हुआ था, एक साथी ने कहा था, तो मैं कहना चाहता हूँ भाई हम अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं, अल्पसंख्यक के साथ हैं, जो चाहे अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो। हम चाहते हैं कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को कैसे साथ हैं? मैं हाजिर जी थोड़ा बिल्कुल आ रही हूँ आलोक जी, हम कैसे साथ हैं लोनी से? नहीं, हम कैसा साथ हैं? देखिए, हम अपने आप को खींच रहे हैं, हम कैसे साथ हैं उनके? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके बाद आपको कश्मीरी पंडित जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे लिए, और कहें तो शर्मसार वो घटना रही है हमारे लिए, हम सबके लिए। उसके बाद लोनी, अमरोहा, आजमगढ़, मतलब संभल, कंधाल, मतलब सारे तो एरिया उत्तर प्रदेश के अंदर में है। हम कैसे साथ हैं इनके? देखिए, हाजिम भाई कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हैं। पाकिस्तान के जिस समय डिवीजन हुआ था, जिस समय पाकिस्तान का बंटवारा, जिस समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, हम वहाँ पे 21% थे, आज हम 1% पे आ गए हैं। कहाँ गए वो हिंदू लोग? कौन सी धरती लील गई उनको? कौन सा बीमारी उनको खत्म कर दिया? बांग्लादेश में 19 थे, आज 3 पे आ गए हैं। और बांग्लादेश में जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये भूलिए मत कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ विस्थापित करने का काम, वहाँ स्थापित करने का काम शुरू हो चुका है। एक चौथाई हिंदू पंडित वहाँ जा चुके हैं। और दूसरी बात सुनिए, पंडित का जिक्र बांग्लादेश हमारे हिंदू भाई, हम कश्मीरी पंडितों को बसाने नहीं, वहाँ कहाँ से बसा देंगे यार? अरे यार, अपने भारत के अंदर बसाओ यार। अरे आप जाके कुरान पढ़िए पहले। अल्लाह का शुक्र है मैं कुरान भी पढ़ा हुआ हूँ, मैं अपने भारत का संविधान भी पढ़ा और दूसरी चीज, तो मेरे से तो आप अब मुझे बोलने दीजिए ना। दूसरी चीज, ये भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। जब डोनाल्ड ट्रंप को घुटने पे ले आया तो ये बांग्लादेश क्या चीज है? डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर 50% टैक्स लगाया, 50% टैक्स लगाया, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी कीमत पर तुमको एग्रीकल्चर और डेयरी में नहीं आने देंगे। और उन्होंने यूएई के साथ, मदर ऑफ ऑल डील, 27 कंट्री के साथ जिस दिन डील किया, उसके कल होकर डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके कहा, माय फ्रेंड मोदी, अब आपका 18% रूस के साथ तेल लेना बंद कर दिया है क्या? रूस के साथ तेल लेना बंद कर दिया है क्या? देखिए, ये जिसकी अभी गुणगान और गाथा गा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जो 8 महीने हमको झेलाया है, यहाँ जितने भी कपड़ा उद्योग के हमारे साथी हैं उनको पता होगा कि क्या झेलाया है, लेकिन मोदी हिला नहीं। अंत में डोनाल्ड ट्रंप को हिलना पड़ा और घुटने पे आके हमें
18% टैक्स पे लाना पड़ा। अब आप देखिए प्रगति आने वाले समय में ईयू खुल गया, अमेरिका खुल गया। मिला? अब भारत ने मुन्ना जी मिला? काम की कोई कमी नहीं होने वाली रही है। नहीं, सवाल का तो जवाब दीजिएगा ही, वो पहले इसका दीजिए, जनता भी जानना चाहती है। बिल्कुल इनका सवालों का जवाब दे रहा हूँ। 18% लगने के बाद ये ढोल नगाड़ा से बजा रहे। कांग्रेस के शासन काल में 2.5 से ऊपर कभी भी जाने नहीं दिया। आज मैं कह रहा हूँ 18% ज्यादा है या 2.5% ज्यादा है। उसके बाद आप सुन तो लीजिए, उसके बाद सुन लीजिए, 50% जीएसटी लगने के बाद उसके बाद क्या डील हुई है कि यहाँ पे जो भी किसान का मैन्युफैक्चरिंग होगा उस पे अमेरिका का हक होगा, अमेरिका मार्केट को तय करेगा। यह भारत की स्थिति हो गई है। चलिए आप पहले ठीक है, चलिए इसका जवाब हम ले। मैं पब्लिक के बीच में आप वो निकालिए, डिटेल्स निकालिए, नहीं तो फिर माफी मांगना होगा। नहीं तो फिर आप डिटेल्स निकालिए। मतलब कांग्रेस हर बार कुछ भी कह के निकल जाए। मुन्ना भाई तो ऐसे कह रहे हैं, जहाँ डील हो रहा था वहीं बैठे हुए थे। अभी तक हम लोग जो एक्सपोर्टर हैं हमको पूरा डील का जानकारी नहीं है कि कब से ही 18% लागू होगा, और इनको सब पता है। हम अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर और डेयरी के नाम। इनको क्या जानकारी रहेगी? ये प्रवक्ता है जो वहाँ पे शीर्ष नेतृत्व मंत्री है, उसको नहीं पता कि दोनों शहंशाह क्या कर रहे हैं। आपको कैसे पता? कमरे में आपको कैसे पता? जब उनके शीर्ष नेताओं को नहीं पता, प्रवक्ता को नहीं पता, तो फिर आपको कैसे पता? नाम अब्दुल है मेरा, सब पे नजर रखता हूँ मैं, देता हूँ डिटेल आपको। फिल्मी गाना है लेकिन हकीकत में इस्तेमाल। आप मुझे उसका दीजिए जो आपने बड़ा आरोप लगाया ना, उसका आप मुझे डिटेल्स निकाल के दीजिए, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर माफी मांगनी होगी। आप लोग नहीं, आप वो निकालिए पहले, आप नहीं तो फिर माफी मांगिएगा। आप कुछ कह रहे थे, आप लोग यहाँ पर जो थे, आप आइए, आप कुछ कह रहे थे। चलिए ठीक है, यहाँ पर मेरा सवाल जी ठीक है, मैं आपके पास आ ये नरवाने के किताब पे आ गए। वो किताब अभी छपने गया है, छपने नहीं दिया जा रहा। उसको ही पढ़ लिए पहले ही, उसको ही पहले ही आपको छपने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सरकार की सारा भंडा फोड़ी है। अगर छपने नहीं दिया जा रहा है, अगर छपने नहीं दिया जा रहा है तो आप कहाँ से नरवाने को पढ़ बुला लिए? के पूछिए, आप हाई कोर्ट भेजिए, उस पर एफआईआर कीजिए, मुकदमा कीजिए। सरकार अगर वो छपने नहीं दिया जा रहा है, आप कहाँ से पढ़ लिए? अगर सुनिए मुन्ना भाई, अगर वो छपने नहीं दिया जा रहा है तो आप कहाँ से पढ़ लिए? उसकी किताब है जिसको आप कह रहे हैं छपेगी तो मान्य होगा। लगातार संसद में कई किताबों का जिक्र देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आपका जिक्र कर रहे हैं या उसको कोट करके ये बड़ी बात? अभी आप नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेक्स रैकेट में फंसा दिए। दिया जा रहा है तो आपको हकीकत कैसे पता? और कैसे पता उस किताब में क्या था? क्या इसमें कोई मिली भगत है? कोई मिली भगत है? तो फिर जिसमें शब्दों में कहा है कि कार्रवाई के लिए मुझे देश के मैं जनता से पूछना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेक्स रैकेट में फंसाने की बात कर रहे थे। ये बता दें कि राहुल गांधी जो 2 महीना विदेश जाते हैं बेगर सिक्योरिटी के, वो कहाँ जाते हैं, क्या करने जाते हैं, सवाल का जवाब कहाँ जाते हैं? ये चीजें नहीं, लेकिन आप मुझे वो निकाल के दिखाइए, नहीं तो आप फिर माफी मांगिएगा। नहीं, ये मैंने इनकी नहीं जवाब नहीं चाहिए, इसका जवाब ही नहीं चाहिए। सबके पर्सनल अपनी लाइफ है, ठीक है, उनके जाने पे और मंचों से वो जो कहते हैं उस पे सवाल उठ सकता है। लेकिन आप मुन्ना जी, आप डिटेल्स निकाल के दीजिए, नहीं तो एक बार आप माफी जरूर मांगिए पूरे देश की जनता से। मैं आपसे प्रधानमंत्री है, आपके नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सबके आदर के साथ है। जो गलत है वो गलत। आदर नहीं ना, आपने तो बहुत ऐसा गंभीर आरोप लगाया जिसके लिए जनता को डाइजेस्ट ही नहीं चीजें हो पा रही हैं। मैं ठीक है आऊंगी आलोक जी। मैंने आपसे पूछा कि बेगर सिक्योरिटी के वो 2 महीना कहाँ जाते हैं, तो आप नाराज हो रही हैं। आइए हमारे प्राइम मिनिस्टर को सेक्स रैकेट में नाराज हो रही हूँ मैं, उस पर भी नाराज हो रही हूँ। मैंने तो कहा है कि आप माफी मांगे, आपको माफी मांगनी है। अगर आप नहीं दिखाएंगे प्रूफ, आपको माफी मांगनी होगी मुन्ना जी। और यहाँ पर आपसे एक सवाल था जो जनता भी चाह रही थी कि ये सवाल मैं आप ही से पूछूं। 1990 की बात हो या अन्य जगह की बात हो, हम कैसे साथ हैं? बार बार पलायन हो रहा है, फिर भी आप लोग साथ है कह रहे हैं, और ऐसी साथ है कि चीजें फिर भी हो रही हैं, क्यों? हाँ देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। देखिए, भारत सरकार के अंदर जो मौजूदा सरकार है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई है उनको वापसी वहां पे भेज दिया जाए कश्मीर में। नहीं भेज रहे, अरे आप तो बांग्लादेश में भेज रहे थे,
आप बांग्लादेश में भेज रहे थे उन मेरे कश्मीरी भाइयों को। और दूसरी बात, जहां जहां पलायन की बात हो रही है तो पीस पार्टी है अनुरोध करती है अपने भाइयों से कि आपको पलायन करने की जरूरत नहीं है, यह मुल्क आपका अपना है। लेकिन एक धारणा बना रखी है किरण जी, अगर जरा सा भी कुछ मसला होता तो एक स्टिकर लगा दिया जाता है कि हम पलायन कर रहे हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुननी, हम पलायन कर रहे हैं। अरे भाई सरकार आपकी बात सुनेगी। आपका ये कहने का मतलब है कि जो स्टिकर लगा देते हैं, जो बोर्ड लगाते हैं, वो क्या सिंपैथी गेम खेल रहे हैं? उन लोगों के साथ कुछ हो नहीं रहा है, उनको डराया धमकाया नहीं जा रहा है। बरेली की एक घटना मैं बता देता हूँ भाई। वहां पे हिंदू समाज के भाई थे, बड़ा परेशान थे, वो पीड़ित थे, वो उनको मजबूरी में अपना घर किसको बेचना पड़ा, कोई हिंदू भाई नहीं ले रहा था, एक मुस्लिम समुदाय के ने जैसे ही वो ले लिया तो सारे के सारे संगठन खड़े हो गए कि मुस्लिम समाज ने क्यों नहीं लिया। अरे भाई वो बेच रहा है तो उसकी परेशानी को तो पूछो। हिंदू समुदाय के लोग क्यों नहीं ले रहे थे उसके घर को? ये तो जांच का विषय। बताइए क्यों नहीं ले रहे थे? जब इतना आपने मैं तो गंगा जमनी पता कर लिया तो आपने पूछा तो होगा ना। अच्छा, हर किसी के मन में सवाल तो आया होगा ना, अच्छा ये घर क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या इसके पीछे वजह क्या है, क्या थी वजह, आपने पूछा ही होगा। हाँ किरण जी, मैंने तो देखिए उस वक्त भी उन भाइयों से कहा था कि आपने मुस्लिम समाज को जो मकान बेचा है गलत बेचा है। भाई यहाँ आपको अपना मकान में रहने की जरूरत है, भाई आप ऐसे ही अपना घर कोई छोड़ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, खुद आप भी मान रहे हैं कि ऐसे पीड़ितों से आपने मुलाकात की है, तो फिर बार बार इस तरह कैसा साथ दे? सुन लीजिए भाई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, देखिए आपके चैनल पे, भैया ये देश आपका अपना पलायन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी राज्य में अगर आपको पलायन करने की जरूरत पड़ रही है तो वहां प्रशासन और शासन से आप गुहार लगाएं। पीस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है, आपको कहीं नहीं जाने देगी। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने देश के अंदर, और भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है। आई लव माई इंडिया। तब तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। पलायन को अगर रोकना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा, आपको वाकई जाके करना होगा। आइए, हम तो जाके हाँ ठीक है, कहते हैं कि आपको नहीं जाने की जरूरत, लेकिन आखिर क्या वजह है कि उस राज्य में वो अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जबकि देश तो सुरक्षित है। हाँ आपने कहा था कि उसका आप सबूत दीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। अब भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, ये रहा उसका लिंक, आप पढ़िए, खुद समझदार है। और उसका लिंक ये कौन सा लिंक है? बिल्कुल नहीं, वो अरे गूगल का लिंक है, गूगल पे। अच्छा ये है, एक मिनट, ये कांग्रेस के ट्विटर पे है, कांग्रेस के ट्विटर पे है। अच्छा सुनिए, कांग्रेस के ट्विटर पे है ये चीज, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में। और इसमें एक लिंक का जस्टिस दिन बना देंगे कांग्रेस का। मैं दिखाऊंगी, नहीं ये ट्विटर क्या है? हाँ ये देखिए, वो तो अभी दिन को रात बना देंगे। हाँ मैडम लिंक है उसका, हाँ चलिए लिंक पे जाइए आप। देखिए आज सुनिए, आपको एक रियल बात बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले, अभी अमेरिका, अभी रशिया के राष्ट्रपति, सुनिए, अभी एक रियल बात बता रहा हूँ, सुनिए, अभी कुछ दिन पहले रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आए थे ना इंडिया, रशिया के सुनिए, अभी आपको एक चीज बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आए थे ना इंडिया, हम लोग भी उसमें इनवाइटेड थे। मेरा एक साथी है, वो बोला मैं भी इनवाइटेड हूँ, मैं प्राइवेट में इनवाइटेड हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा आदमी है कि पुतिन इसको प्राइवेट में, और वो हमको एक फोटो भेजा पुतिन के साथ हाथ मिलाते हुए। हम कहे यार तू तो वाकई में बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। बाद में मुझे एक आदमी ने कहा ये AI से बनवा लिया है फोटो। तो ये मेल इसकी विश्वसनीयता क्या है? गूगल कैसे विश्वसनीयता हो सकती है? गूगल को आप कैसे उस पे विश्वास कर सकते हैं? गूगल पे मैं देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे कहूंगी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये मेल गलत कह रहा है, तो आपको अधिकार, आप हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए, मैं मुकदमा भुगतने के लिए तैयार है। आप मुकदमा क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं ऐसे ही आपके कई बड़े नेताओं पे मुकदमा ठुक चुका है, ऐसे ही कई बड़े नेताओं पे मुकदमा हो चुका है। चाहे नहीं मैं निष्पक्ष हूँ, मैं आप बार मुकदमे की बात कर रहे हैं, बार मुकदमे की बात। आपकी विश्वसनीयता क्या है ये बताइए ना। गूगल कैसे हो सकता है? गूगल तो कभी भी आप वहाँ पर एडिट करके कुछ भी डाल सकते हो, मैं भी डाल सकती हूँ कुछ सामान, मैं भी कुछ लिंक क्रिएट कर सकती हूँ। ये कैसे विश्वसनीयता को आप दे रहे हो? और ये आपके ट्विटर पे भी है, ठीक है। और आप क्या कह रहे थे ये बताइए? और आप बोल रहे हैं मानहानि का मुकदमा, राहुल गांधी पे मानहानि का मुकदमा, ना जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं। मोबाइल के ऊपर जा रहे हैं, ये असलियत क्यों नहीं बता रहे?
ये खुद जाए फिर कोर्ट। अगर ये वीडियो सही है तो कोर्ट जाए, क्यों नहीं जा रहे? झूठा आरोप लगाते हैं, झूठा। जिंदगी चलेगी इनकी झूठ बोलते बोलते। 70 साल होगी ना झूठ बोलते बोलते। चौकीदार चोर है, आप लोगों ने भी सुना होगा, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आज सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग ली है, गलती हो गया राफेल में। चौकीदार चोर है, जाके माफी मांग ली है। उसके बाद नरेंद्र सरेंडर, तो जनता ने इनको सरेंडर करा दिया। दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए। उसके बाद इन्होंने कहा वोट चोर गद्दी छोड़। तो क्या बिहार ने किया इनका हाल? प्रचंड बहुमत दिया। इनके 6 आदमी बच गए, वो 6 भागने में लगा हुआ है। रोज उसको पकड़ने का कोशिश हो रहा है कि मत भाग। ठीक है, हाँ मुन्ना जी जवाब दीजिए। पब्लिक नहीं, पब्लिक स्वतंत्र है, कह सकता है, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि चौकीदार चोर है, वोट चोर गद्दी चोर। अरे एक शेर आपके आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है। नरेंद्र सरेंडर इसलिए कह रहा है क्योंकि पाकिस्तान जीतते आप कराची जीत गए, लाहौर जीत गए, इस्लामाबाद जीत गए, लेकिन फूफा ने कॉल किया, वो सरेंडर हो गए, इसलिए नरेंद्र सरेंडर कहा गया। देखिए, युद्ध करना बुजदिलों का काम नहीं है, ये 56 इंच सीने वालों का काम है। कभी भी बनिए, एक बात तो आप मान रहे हैं, शेर का शिकार करना बनिए का न धर्म है न कर्म। इसलिए पाकिस्तान को 4 टुकड़े करने का हिम्मत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है। चीन को लाल आंख दिखाने का हिम्मत सिर्फ कांग्रेस में है। ये भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। वो उसी बनिए ने ट्रंप को नीचे लाके जमीन पे बिठा दिया, उसी बनिए ने वो घुटनों पे लाके बिठा दिया। और दूसरा नंबर, ये इनके वो नेता कल वो संसद के बाहर उसको बिट्टू जी को कैसे बोले हैं, अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मतलब गद्दार हो गए। वो देश के गद्दार तो तुम हो, वो थोड़ी है। बिल्कुल, हाँ वही लोग जा रही हो, हाँ। पब्लिक के बीच। हाँ आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग, हाँ आप कुछ कह रहे थे। सब कुछ हाईलाइट में आने के लिए किया जा रहा है। सब कुछ हाईलाइट में आने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। सब कुछ हाईलाइट में आने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कल रमनीत बिट्टू को गद्दार कहा, गद्दार दोस्त। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी से यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहवा दीजिए। यही बात वो जो दलित के हमारे यहाँ से थे, जो उनके यहाँ चले गए नेता, उनको कहलवा दीजिए। पाल को कहलवा दीजिए, जो यूपी से पहले कांग्रेस में थे, अब हमारे यहाँ। तो उन लोगों को कहने का हिम्मत रखिए ना। आपने एक अल्पसंख्यक समुदाय के सिख को कहा, 84 में ना आपने उनके साथ क्या किया वो भूले नहीं है, अब उनको आप गद्दार कह रहे हैं। इसका जवाब, हाँ देखिए, दोस्त कहा, पहले कहा आ गया मेरा दोस्त जो गद्दार है, बिल्कुल कहा। तो उसने वो तो एक हंसी ट्रेटर कहा। नहीं, ट्रेटर कहा तो रवनीत बिट्टू ने खुद ही इसकी आपत्ति जताई। वो दोस्ती में कहा है। जब तक हम सीट जिता के देते थे तब तक तो अच्छा था, जब तक इनकी पार्टी में थे तब तक सब कुछ अच्छा था। नहीं, सवाल है छोड़ने वाले को। दोस्ती के नाते में आपने कहा कि आ रहा मेरा दोस्त गद्दार आ रहा था, बाद में दोनों ने हंसी मजाक की। कोई हंसी मजाक नहीं हुआ, नाराजगी है उनकी। आज भी हम आपको दिखा देंगे इंस्टा पे। अगर राहुल गांधी ने कहा गद्दार है तो पंजाब कोई बात नहीं, कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं। मुन्ना भाई को दोस्ती मुबारक, इन्होंने दोस्ती में कहा उसको गद्दार। अच्छा, इन्हीं के पार्टी ने दोस्ती में कहा उसामा बिन लादेन जी और हाफिज सईद साहब। इनके जी और साहब थे वो लोग, वो भी दोस्ती में थे, दोस्ती में कह दिए थे। हाँ। ये वही लोग हैं जिनके चचा कंधार गए आतंकवादी को छोड़ने। उसको तो साहब और जी नहीं, उसको चचा कहते थे। सलाउद्दीन चाचा, आप काबुल में उतर जाइए। ये शर्म आ रही है इनको। जो आदमी कंधार जाकर के आतंकवादी को चचा बोलता है और फ्लैट से ऊपर नीचे उतारता है, वो बात करेगा हमसे। जरा वो रिकॉर्डिंग सुना दीजिए चचा वाला, जरा वो रिकॉर्डिंग सुना दीजिए भाई साहब वाला पूरे। अच्छा, मैं यहाँ नहीं सुनिए, मैं लोकतंत्र, क्या नाम है, दिग्विजय सिंह के बाइट है, दिग्विजय सिंह करता ही यही है। किरण जी, लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। यहाँ की जनता क्या नहीं जानती है कि दिग्विजय सिंह ने कहा था ओसामा बिन साहब और हाफिज सईद साहब? ये नहीं कहा था क्या दिग्विजय सिंह ने? यहाँ की जनता उसको नकार दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुन्ना जी, इन्होंने तो बता दिया दिग्विजय सिंह।
उनके बयान इसी तरह देखो के जी, हैं। मैं तो साफ कहता हूँ कांग्रेस गूगल को भी नहीं जा अपना रहा है। जो है दोबारा आजादी की लड़ाई लड़नी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से। जिस दिन कांग्रेस इन दोनों से आजाद हो जाएगी उस दिन कांग्रेस दोबारा आने की स्थिति में आ जाएगी। ये जब उसकी राहुल गांधी की मानसिक दशा ही ऐसी है, उसको यही नहीं पता लगता मुझे कहाँ क्या बोलना है। इतना बड़ा नेता बना दिया आपने, लेकिन उसको यही नहीं पता मैंने बोलना क्या है। चलिए हाँ हाँ नेता बना दिया। यहाँ जाहिलों के जय जयकार होते, जिसका इशारा यूं यूं होता है उसके जय जयकार होते। एक शिक्षित आदमी उसको आज बेवकूफ बनाया जा रहा है। 1600 करोड़ रुपए खर्च किए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए। 4200 किलोमीटर पैदल यात्रा करके उसने बता दिया कि पप्पू कौन है। साबित कर दिया उसने पप्पू कौन है, जिसकी डिग्री आज तक पता नहीं लगी। और पूरा देश कह रहा है आप कितने पढ़े लिखे हो चचा, बताओ तो सही कितने पढ़े लिखे हो, जिसका इशारा यूं हो वो तो बता अरे रहे। हाँ चलिए हाँ, चलिए आपके पास आ चलिए गया। मुन्ना भाई को मुबारक कि आज इन्होंने मान लिया कि राहुल गांधी पप्पू हैं। पप्पू बना दिया इन्होंने, बोला गला मिला इसका बाद ऐसे ऐसे हाँ। आंख मार रहा है। तो पप्पू है नहीं ना, पहले गला मिला और उसका बाद ऐसे ऐसे करके आंख मार रहा है, तो क्या है पप्पू है? चलिए हाँ प्रधानमंत्री को आंख मारे बताओ, है कोई हिसाब किताब? तो ये कुछ अच्छा जेस्चर भी तो होता है ना। अच्छा, आंख मार के अच्छा होता है? मतलब आप उनको हक दे रहे हो या फिर ये इस तरह से आंख मारे, मतलब एक अच्छा आंख नहीं मारनी चाहिए ना। आंख मारना सब समझते हैं। आंख क्यों मारी जाती है? कौन मारता है आंख? अच्छा गलत है हाँ। आंख मारना उसी पर होता ये गलत है, ये चीज ये नहीं होनी चाहिए। मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे हाँ, हैं जो हाँ। अभी कह रहे हैं शिक्षा के लिए, बस जोर से आवाज निकालिए। एजुकेशन के लिए अगर बीजेपी पर बात किया जाए तो क्यों हम मुकर जाते हैं? नहीं काम करते हैं। कहाँ एजुकेशन प्रधानमंत्री अभी ये कांग्रेस भी परबत्ता बोले हैं, एजुकेशन की बात करने लगे हैं तो उन्होंने बोला है राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, बाकी जो है वो जाहिल है। डिग्री नहीं दिखा पाए। डिग्री काहे नहीं दिखा रहे? डिग्री मांगना हक नहीं है? हम सबका हक है। पूछना जान रख देना हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा कितना है, जानना हक है या नहीं है? बिल्कुल है। मैंने वही पूछ रहा, उसका जवाब कहाँ दे रहे हैं सर? ठीक है, उसका जवाब मांगते हैं। आइए आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा? आइए अरे आइए भाई। हाँ बिल्कुल आइए सामने आ जाइए। पढ़े लिखे हैं, कौन कह रहा है नहीं है पढ़े लिखे? मोदी जी। अच्छा तो कहाँ सर्टिफिकेट दिखाने के लिए तो बोल रहा है 12 साल से प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होने की जरूरत है? पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट तो मांग रहे हैं। पूछ रहे मैं पूछ रही हूँ पढ़ा लिखा हो, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होने की जरूरत है? इसके बारे में हमें पता नहीं है कितना पढ़ा लिखा है। हाँ तो नहीं है ऐसे ना, किसी भी राजनेता के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया जो है वो नहीं है। ठीक है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप एमएलए बन सकते हैं, आप एमएलसी बन सकते हैं, आप सब बन सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन के वोट पे आप बन सकते हैं। हाँ, गांव के प्रधान नहीं बन सकता है, उसके लिए 12वीं पास जरूरी है। ठीक है, लेकिन मैं इनसे यही पूछना चाह रहा हूँ, एजुकेशन पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी। जो रखा है सर उस पे बात हो जाए ना। डेली तो आते हो, डेली आप सुनते हैं, फिर वापस वहीं चले जाते हैं। जी 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 हाँ देखिए जनता का अच्छा, डिमांड, वो पूछ रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री का एजुकेशन क्यों नहीं बता रहे? देखिए लोकतंत्र में ये अधिकार है किसी को भी चुनाव लड़ने का, और जनता तय करती है कि वो उपयुक्त है कि नहीं है। डिग्री से कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टरेट को जनता जमानत जब्त करा देती है और एक गरीब दलित को एमपी और मिनिस्टर बना के भेज देती है, इसलिए ये मत पूछिए। और दूसरी बात, जनता का डिमांड है कि राहुल गांधी को बदलिए तो आपकी स्थिति कुछ सुधर जाएगी। तो नहीं ये क्यों नहीं बदल रहे हैं उसका नहीं मैं बताता हूँ। नहीं एक मिनट, 96 बार ये राहुल के नेतृत्व में चुनाव हार गए हैं। अब सेंचुरी का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, सेंचुरी लगवा दीजिए, वो बदल दिए जाएंगे। ठीक है मुन्ना जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो ये कह रहे थे आज से 3-4 हफ्ते पहले कि 90 बार हारे, फिर दूसरे हफ्ते आ गए 96 नहीं ये जब भी है जिस हफ्ते डिबेट में मैंने सुना है सबकी बात 96। जिस हफ्ते आते हैं ये 1 डिग्री बढ़ाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्रियां नहीं दिखा रहे और हिंदू समाज जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों दिखाएंगे? मतलब उस पे तो आने की आवश्यकता ही नहीं है ना। अब पूछूंगा मैं पक्ष को निष्पक्ष नहीं, देखिए जो सवाल है वो तो मैं पूछूंगी मुन्ना जी। आज तो वैसे ही हमारे हिंदू भाई समाज के भगवान कहे जाने वाले श्री शंकराचार्य ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि हमने नरेंद्र मोदी को इसीलिए वोट दिया
ताकि गाय का कटना बंद हो जाए, गौ मांस का मीट एक्सपोर्ट जो वो बंद हो जाए। इसके ऊपर शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग ली और उस आदमी ने मांगा जो आज तक अपनी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया। ये दुर्दशा है देश की। आप सवाल करो तो आप पे सवाल हो जाएंगे, वो जवाब नहीं देगा। चलिए हाँ, मेरे पे सवाल हो जाएगा। अच्छा हाँ, उन्हें कोई एडमिशन लेना है तो दिखावे डिग्री, क्यों दिखावे भाई? हाँ हम पढ़े लिखे हैं। किसे कहा है पढ़े लिखे? हाँ? किसे कहा? कब कहा? नहीं कहा ना। अरे भैया बात सुन लो। अरे भैया बात सुन लो। सोनिया गांधी, हेलो, अरे एक मिनट, हेलो, अरे एक मिनट, सुनिए, सोनिया गांधी बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अपना सारा भाषण नहीं देख के पढ़ती है, पढ़ के बोलती हैं। आज तक किसी ने नरेंद्र मोदी को पढ़ के भाषण देते देखा है? किसी ने पढ़ के भाषण देते देखा है? इसके प्रधानमंत्री भी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, एक शब्द उनके बाद उसका एक बार टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। देखिए ये बरगलाने वाली बात। मैं मुन्ना जी आइए, आई जगह पे आइए। देखिए प्रधानमंत्री का कुछ भी कहना वो देश का कहना होता है, और यही चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी का भी हो, वो टेलीप्रॉम्प्टर रखता है, क्योंकि बड़े बड़े देशों में जाके दूसरे देशों में अपनी देश की इज्जत को रखना है। बहुत सारी चीजें, बहुत टेक्निकल चीजें, इसलिए उसको रखा जाता है। इसमें कोई सवाल नहीं उठने चाहिए, और ये किस सबके लिए है? ये सबके लिए है, चाहे किसी भी पार्टी के। हाँ क्या है जी, आप बता रहे थे यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में। मैंने कहा ना, देश की जनता ने जब भी देखा है सोनिया गांधी को तो पढ़ के बोलते देखा है। बहुत बड़ी डिग्री है उनके पास, लेकिन आज तक किसी ने आज तक किसी ने अब मर्द से नहीं जीत पाए तो महिलाओं पे सवाल उठ रहा है। कहाँ से आ गए? सवाल पूछा गया। अरे वो अध्यक्ष हैं, मैं ये एक बड़ी पार्टी, एक सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो। मैं ये कह रहा हूँ, किसी के भाषा पे सवाल उठाना ये नहीं, पढ़ने पे, देख के पढ़ने पे। मैं ये कह रहा हूँ, उनकी हिंदी टूट-फूट है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी तो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, उसका क्या? अरे मैंने अभी बताया कि प्रधानमंत्री का कुछ भी कहना देश के लिए और देश के तरफ से होता है, इसीलिए ये आवश्यकता। और ये किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। एक सवाल किया, दर्शक ने एक सवाल किया कि देश के अगर प्रधानमंत्री पढ़े हैं तो वो अपनी डिग्री जाहिर करे। इन पे वो जवाब दिए, ये फौरन चले गए सोनिया गांधी पे। इनकी आदत है बताया। अरे बाबा नहीं, बात करते करते कभी लाल किला, कभी ताजमहल, मुन्ना भाई, आप महिला, दलित, टेलीप्रॉम्प्टर, जितना लांछन लगाना लगा लीजिए, लेकिन रहेगा मोदी ही। तो देश की जनता को मोदी के किए हुए कार्यों पर विश्वास है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे आप क्या चीज है, जब डोनाल्ड ट्रंप को उसने झुका दिया, घुटने पे टिका दिया, तो और कौन सा देश का शक्ति है? जनता ने आपको ऐसा रोंदा कि एक विकलांग अपाहिज सरकार बनाने दिया। पूर्ण रूप से आपकी सरकार भी देश में नहीं है। एक पांव आपका बिहार का है, दूसरा पांव आंध्र प्रदेश का है, तो अपाहिज सरकार, अपाहिज लोग क्या बात करेंगे? इनकी औकात नहीं राहुल गांधी के बारे में। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज हम आपको बता दें, समापन का समय हो रहा है, लेकिन जो भी प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया है वो उनका अपना वक्तव्य है। मुझे लग रहा है मुन्ना जी, अगर आपके पास में ऑथेंटिक चीजें नहीं है इसको प्रूफ करने के लिए, इस पर माफी आपको इंडिया डेली के मंच पर मांगनी चाहिए, क्योंकि ये गूगल को लेकर के और कांग्रेस के ट्विटर के जरिए जो है इतना बड़ा आरोप नहीं लगाया जा सकता। अगर कुछ है तो फिर उसके सिद्ध करने की भी जरूरत है, उसको प्रूफ करने की जरूरत है, उसके लिए सबूत देने की जरूरत है। और सिर्फ इंडिया डेली रहे, पूरे देश की जनता भी यही चाहती है, यही मांग है उनकी तरफ से। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। हाजिन हाजिन जी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ समापन हो जाए। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं है, जोश नहीं है आप लोगों में।